सनबर्न आपका जो ऑडियो है वो ऑफ है, साउंड नो साउंड नो। सॉरी सर, मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक हम आज करेंगे उनका, और देन फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे लंबाई के लिए। अब आप ना चीजें ना अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे कि हमने जो पाइथन पढ़ी है ना, आधे से ज्यादा चीजें तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ी, और हम आगे जाके उसका इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसका अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। वो चीज जरूरी थी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो करेंगे वो ऊपर से क्लासेस बनाने हैं, इसको इनहेरिट करने हैं और फंक्शन को ओवरराइड करने में कर रहे हैं। फंक्शन ओवरराइड और फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको ना क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक क्या होता है कि आप इंटेलिजेंट बेसिक टॉपिक, बेसिक मकसद पता है क्या था पॉलीमॉर्फिज्म का, कि आप इसको इंटेलिजेंट कह रहे हैं कि इस फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास दो सेम फंक्शन आ गए, तो कौन सा फंक्शन मैंने रख दिया, इंटेलिजेंस दे देगा। ठीक है। हमने कल पढ़ा था इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया था कल कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं, कि जो अपना पेरेंट क्लास होती है उसकी सारी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज उसके चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाती है। इस तरह ही पढ़ा था हमने। ठीक है। अब हमने एक चीज देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, फंक्शन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट की। वो ये है कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा मिक्स नहीं किया था। कि लेट्स से एक क्लास है शेप की, उसके अंदर भी एक फंक्शन है और उसका जो चाइल्ड है उसके अंदर भी सेम ही फंक्शन है। तो फिर कौन सा फंक्शन किस टाइम कौन सा फंक्शन है? इट्स लाइक कि आपके बाबा है, ठीक है, वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनका भी कोई बिजनेस है। ठीक है। आप अपना बिजनेस भी कोई कर रहे हैं, आपका भी कोई बिजनेस है। तो जब आपका नाम लिया जाए तो फिर कौन से बिजनेस को मेंशन किया जाए? ठीक है। और अगर बाबा का नाम लिया जाए फिर कौन से बिजनेस को mention किया जाए? इट्स लाइक कि ऐसी चीजें जो दोनों सेम सेम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पेरेंट क्लास के अंदर भी एक एक फंक्शन है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक फंक्शन है। तो अगर मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल सा ये मुझे पता होना चाहिए कि किस टाइम कौन सा फंक्शन है। ठीक है। अभी देखिए मैंने सिंपल सा ना एक लिस्ट बना दी, इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, तीन स्क्वेयर पड़े हैं। ये स्क्वेयर है। अब मैं स्क्वेयर डॉट एरिया करूंगा तो एस डॉट एरिया जब मैं कर रहा हूँ तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, ऊपर वाला होना चाहिए, या नीचे वाला होना चाहिए? जल्दी से चैट में निकाल। दोबारा मैं पूछता हूँ। मेरे पास एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास में भी एक फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, चाइल्ड क्लास मतलब एस डॉट एरिया की। अब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए? एस एस यहाँ पर शेप स्क्वेयर है, स्क्वेयर है यहाँ पे। अब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए? जल्दी से बता दो, ऊपर वाला होना चाहिए, नीचे वाला होना चाहिए? इसको देखिए जरा, 2 मिनट देखिए इसको, फिर मुझे बताएं कि पेरेंट क्लास में भी सेम फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में भी सेम सेम फंक्शन है। मैं चाइल्ड क्लास लिख के डॉट एरिया कर रहा हूँ, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए या ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट? चलिए, जी बिल्कुल चाइल्ड वाला क्यों होना चाहिए? क्योंकि चाइल्ड वाला मेरे मेरे से बात हो रही है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी होगा ना, आपको मुश्किल नहीं लगा होगा कि यार ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं चाइल्ड वाला कर रहा हूँ तो चाइल्ड वाला होगा, पेरेंट वाला कर रहा हूँ तो पेरेंट वाला होगा। लेकिन बिहाइंड द सीन्स अगर आप सी प्लस प्लस में चले जाएं या जावा में चले जाएं तो बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट होता था पॉलीमॉर्फिज्म का। उसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता था। पाइथन इजी लैंग्वेज है, पाइथन ने सबको छुपा लिया, रैप अराउंड कर दिया, जिसकी वजह से आपको अभी इजी कॉन्सेप्ट लग रहा है। सी प्लस प्लस में बिहाइंड द टेबल्स वर्चुअल टेबल्स बनते थे, पॉइंटर्स होता था, उसको फिर उसको एफिशिएंट करना होता था। पाइथन के सिर्फ इतना सही है, आसान है। पाइथन के अंदर क्या है कि एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, दोनों के अंदर सेम फंक्शन है। ठीक है। जिस जिस क्लास को फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस क्लास का फंक्शन मैं चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो चाइल्ड क्लास का हो जाएगा, पेरेंट क्लास की कर रहा हूँ तो पेरेंट क्लास का हो जाएगा। इतने सिंपल कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। ठीक है। क्लियर है?
अब पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक इसलिए आया था कि सी प्लस प्लस के अंदर ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चीजें वर्क करती है, क्योंकि आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पॉइंटर्स के जरिए अगर काम हो रहा हो तो फिर पॉइंटर कौन सी चीज को पॉइंट कर रहा है, तो फिर कंफ्यूजन होती थी। तो उस केस के अंदर कंपाइलर को इंटेलिजेंट बनाया जाता था कि जोन सी क्लास हो उसी क्लास का फंक्शन है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जोन सी क्लास है उसका फंक्शन है। ओवर हेडिंग अप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक ही फंक्शन पेरेंट में, एक ही फंक्शन चाइल्ड में जोन सी क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कॉल किया जाएगा, वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। चाइल्ड का किया जाएगा तो चाइल्ड को हो जाएगा, पेरेंट का किया जाएगा तो पेरेंट को हो जाएगा। क्लियर? बाकी मिलता। अब मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैं एक एक नाम के दो फंक्शंस नहीं बना सकते थे। हमने देखा था फंक्शंस की क्लास के अंदर, एक एक पैकेट है, एक पैकेट के एक नाम के दो पैकेट हम किस तरह बना सकते हैं? ठीक है, तो फंक्शन मेथड ओवरलोडिंग ये बताता है कि हम एक एक ही नाम के दो फंक्शंस बना सकते हैं अगर पैरामीटर सेम हो या रिटर्न टाइम चेंज हो। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो जो हम रिसीव कर रहे हैं, पैरामीटर चेंज हो तो हम बना सकते हैं पैरामीटर चेंज। अब इसके ये भी फंक्शन का नाम वेलकम मैसेज है, ये भी फंक्शन का नाम वेलकम मैसेज है। ये पैरामीटर रिसीव कर रहा है सिर्फ नेम, ये नेम भी कर रहा है, कंपनी भी कर रहा है। इस केस के अंदर अगर हम खाली नेम देंगे ना, खाली नेम देंगे तो आप बताएंगे कौन से एग्जीक्यूट होना चाहिए? स्क्रीन पॉलीमॉर्फिज्म होगी। अब भाई ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग। जी अभी मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहते हैं हमारे से दो फंक्शन है मेरे पास सेम नाम के, दो फंक्शन सेम नाम के हैं। अब मैंने फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे किस सब बनेगा, मैं इसको कॉल करूँ या इसको करूँ? तो इसका चेन पता है किस तरह किया जाए? दो फंक्शन एक नाम के हो ही नहीं सकते, सिर्फ एक बेस के ऊपर हो सकते हैं कि अगर उसके अंदर इनपुट अलग आ रही है। इसके अंदर मैं सिर्फ नेम इनपुट कर रहा हूँ, इसमें नेम और कंपनी इनपुट कर रहा हूँ। तो मैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर को इंटेलिजेंट बना रहा हूँ कि अगर सिर्फ नेम दिया जाएगा तो ये वाला कॉल कर देना, अगर नेम के साथ कंपनी भी दी जाएगी तो ये वाला कॉल करना। यानी अगर दो इनपुट्स दिए जाए तो ये वाला कॉल करना है आपने, एक इनपुट दिया जाए तो ये वाला कॉल करना है आपने। सेल्फ का हमने पढ़ लिया था, सेल्फ तो सबके साथ ही लगेगा ना, तो वो पॉइंटर होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो एड्रेस स्टोर करते हैं। तो ये अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला मैसेज, ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, इसमें खाली नाम दे रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि ऊपर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाला फंक्शन एग्जीक्यूट? इसमें मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ, ऊपर वाला क्या वो इंटेलिजेंट कर दिया हमने? अगर एक दिया तो ये एग्जीक्यूट कर दो, दो दिया तो ये execute। सिंपल से कॉन्सेप्ट है मेथड मेथड। अब ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग ये कहते हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल अपने तरीके से चीजें करनी है। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि ऐड का मैंने फंक्शन बनाया, ऐड का फंक्शन बना के मैं कर रहा हूँ क्लास का नाम कॉल कर रहा हूँ डॉट ऐड। एक तो मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैंने क्लास बना दी, लेट्स से मैंने एग्जांपल लेट्स से मैंने एक क्लास बना दी, जो भी क्लास है मेरे पास, क्लास ABC। जो भी मैंने क्लास बना दी उसके अंदर जो भी चीजें डाली, ठीक है। पास का मतलब होता है कि ये बस क्लास बन गई है, मैंने बना के साइड पे रख दिया, बिना क्लास का। ठीक है, मैंने एक क्लास बना दी, इसके अंदर लेट्स से मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो एक तो क्या क्या चीज है कि ABC, पहले तो मैं क्लास के इंस्टेंस बना लूँ। ठीक है, ABC डॉट ऐड, ABC डॉट ऐड कर दूँ। ठीक है, एक तो ये फंक्शन है कि मैं ABC डॉट ऐड करके ऐड कर लूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि हम इन साइंस के साथ ना हमें वाकिफ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हम इसको ना इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन हर क्लास के अंदर ये चीज तो डिफाइन है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं दो लिस्ट बना ली हूँ, उसके लिए तो डिफाइन है लिस्ट लेके प्लस का सिंबल। इन टीचर के लिए भी डिफाइन है प्लस का सिंबल, के 1 + 1 2 होते हैं। फ्लोट के लिए भी डिफाइन है कि 1.2 + 1.2।
ठीक है, 3.4 होते हैं। इन चीजों के लिए तो डिफाइंड है, लेकिन मुझे अपनी क्लास के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये फंक्शन अगर बनाने हो ना, उसकी हम लॉजिक कुछ भी बना सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं क्लास बना रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए ऐड का फंक्शन, मल्टीप्लाई का फंक्शन, डिवाइड का फंक्शन, ये अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराना है, अपनी मर्जी से मैंने फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है, ये देख लें कि अगर मुझे अपना कोई अपनी क्लास के लिए, क्योंकि अब ये देखिए इंटीजर है, मैं 1+1 करूंगा, उसके लिए तो पहले से डिफाइंड है प्लस क्या चीज होती है, लेकिन मेरी लैंग्वेज को क्या पता, मेरी क्लास को क्या पता प्लस क्या होता है? ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस उसको पता ही नहीं है मेरी क्लास को, क्लास तो मैंने खुद बनाई है ना। कंप्यूटर को तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि अगर इस तरह का ऑपरेटर आ जाए तो मेरी क्लास के साथ ये करो, उसको तो नहीं पता ना। इंटीजर वाली क्लास में तो पहले से डिफाइन होगा कि अगर एक इंटीजर आ जाए, दो इंटीजर आ जाए, तो उन दोनों को ऐड करते हैं, इसलिए डिफाइंड है। तो हमें अगर अपनी क्लास को इस तरह का एफिशिएंट बनाना हो, लाइक मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए हैं, मैंने उनको प्लस किया तो खुद ब खुद प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई हो जाए, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो इसके लिए मुझे अपने कस्टम फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं, और वो इस तरह डिफाइन होते हैं, ये दो लगा के, दो अंडरस्कोर और दो अंडरस्कोर, ये कीवर्ड्स हैं। ये आप सारे कीवर्ड्स देख सकते हैं, आपको इतने ज्यादा कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और जो बहुत ज्यादा कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रट्टा मारने की जरूरत है, तो उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये सारे जो है ना, ये आपको यूज होंगे, जैसा ऐड मल्टी, ये सारे जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करने के लिए। ठीक है, मुझे अपने अपनी क्लास में प्लस का ऑपरेटर ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ ना, ठीक है, ऑपरेटर्स ही है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या है, पावर, ये ऑपरेटर्स है। मैं इसको ओवरलोड कर रहा हूँ, अपनी क्लास के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लॉजिक कुछ भी लिख सकता हूँ क्लास में। ठीक है, मैं मेरी मर्जी है, अगर मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, मैं ऐड के फंक्शन के अंदर अगर लॉजिक बना दूं माइनस करने की, तो ये कौन सा एरर होगा? अगर मैं ऐड के फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखता हूँ माइनस करने की, लॉजिक बेस्ट। ठीक है, तो ये मेरी अपनी लॉजिक होगी, मैं किस तरह इसको डिफाइन करता हूँ। ऐड जो है, सब्ट्रैक्ट जो है, ये कीवर्ड्स पाइथन ने दिए थे, आप अपनी मदद से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोर का हमने देखा था, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, सील डिवीजन क्या होता है, ये चीजें पता है ना, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, आगे से नंबर में इस्तेमाल होता है। फ्लोर डिवीजन क्या होता है कि नंबर को पकड़ते हैं, जमीन से लगा देता है, छोटा कर देता है, छोटे की तरह। ठीक है, सील बड़ा कर देगा, छत छत के साथ लगा देगा, इस तरह आपने कॉन्सेप्ट को याद कर, बड़े की तरफ ले देगा। और राउंड क्या करता है, जो भी पॉसिबल होगा ना, अगर छोटे की तरफ जा रहा होगा तो छोटे की तरफ ले जाएगा, बड़े की तरफ जा रहा होगा तो बड़े की तरफ ले जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 3.4 है, 3.4 है, ठीक है, तो फ्लोर के केस में वो क्या करेगा, उसको 3 कर देगा, जमीन से लगा देगा। सी के केस में क्या करेगा, उसको 4 कर देगा, ऊपर कर दिया। राउंड के केस में क्या करेगा, जो करीब होगा, लाइक वो फ्लोर भी कर सकता है, वो सील भी कर सकता है। अगर 3.4 है तो वो इस केस में 3 कर देगा, अगर 3.6 या 7 होता है तो इस केस में 4 कर देगा। तो राउंड बेस करता है कि जो भी करीब होता है ना, उसके अराउंड वो राउंड कर देता है उसको। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी राउंड फ्लोर और सील की, उस दिन में हमने पढ़ा। ठीक हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। बेसिक 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, बाकी हमें एडवांस पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बाकी ये एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये मैंने स्लाइड आपसे शेयर की थी, ये एग्जांपल आप देख लीजिए। इसके अंदर एक एनिमल की क्लास ली हुई है, उसके फिर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के बाद उसका मेथड्स डिफाइन किए, फिर उसके अंदर इनहेरिटेंस डाल दी। ठीक है, उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म डाली, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया, और फिर कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया। ठीक है, फिर फंक्शंस को कॉल किया। तो ये एक एग्जांपल है कंप्लीट एनिमल की क्लास की, तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी तक कूक के रिलेटेड आपको कोई सवाल? हमने कूक कल पढ़ी थी इन डेप्थ, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और इनहेरिटेंस। आज हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया, और पॉलीमॉर्फिज्म में 3 चीजें पढ़ी हैं, ऑपरेटर ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पेरेंट क्लास में भी एक फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में भी सेम फंक्शन है,
फंक्शन एग्जीक्यूट अगर चाइल्ड वाले क्लास को कॉल करेंगे तो चाइल्ड वाला होगा, पेरेंट वाले को करेंगे तो पेरेंट वाला होगा, इतना ही कुछ है। ओवरलोडिंग का ये है कि एक नाम के अगर दो फंक्शन है तो हमें उसको चेंज किस तरह करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स से। नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होते हैं कि वो इनपुट में क्या ले रहा हो, ठीक है। अगर वो एक नंबर ले रहा होगा तो अगर उसको जिस तरह हम कॉल करेंगे वो उसके पास पहुंचेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि हम कस्टमली अपनी क्लास के लिए ऑपरेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को देखें, कुछ समझ आता है तो, नहीं आता तो मुझे बताइए। मैं हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर हम नंपाई की तरफ मूव करते हैं और आज हम नंपाई देखेंगे। अगर किसी ने पीछे पाइथन क्लियर हो गई ना तो नंपाई उसको बड़ी मसला नहीं करना, ठीक है। तो हम 30 सेकंड का 40 सेकंड का पॉज लेते हैं, फिर आपके जहन में कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। कोई सवाल है तो करें। तो मूव करते हैं आज का नंपाई के ऊपर। नंपाई से पहले एक और चीज पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐप। बिल्कुल ऐप आप ओपन करेंगे ना तो आपके सामने वेलकम। वेलकम नोटबुक के अंदर ना ये आपको वीडियो मिलती है किसको किसे यूज करना है, इसको आपने ना एक्सप्लोर करना है, ठीक है। कोई बंदा भी नहीं करता है इसको एक्सप्लोर, जब बिल्कुल ऐप यूज करता है। तो यहाँ पे कुछ ना कोड स्निपेट से पहले से दिए होते हैं, समझ नहीं आएगी कोई बात नहीं, उसको बस पढ़ना है तो ये आपकी असाइनमेंट होता है। समझ नहीं आती कोई बात नहीं, गेटिंग स्टार्टेड है, ये बताया गया है किस तरह स्टार्ट करना है। डाटा साइंस के ऊपर आए हैं, कुछ कोड स्निपेट्स दिए हुए हैं। कुछ बात नहीं है कि अगर आप फिर आप बाद में आएंगे ना कोर्स के बाद, फिर आपको समझ आएगी, इसका ना आइडिया होगा कुछ, क्या मशीन लर्निंग के रिलेटेड है इस यहाँ पर दिया हुआ है। क्या रिसोर्सेज मार्कडाउन के होते हैं मशीन लर्निंग के रिलेटेड, यहाँ पर ना चीजें दी हुई हैं पहले से। लाइक ये देखें, एक नोटबुक अगर मैं टेंशन फ्लो करूंगा या इसके ऊपर किसी को भी क्लिक कर रहा हूँ ना, मेरे सामने नोटबुक ओपन हो। तो ये चीजें बस आपने देखनी है, एक्सप्लोर करनी है, और गूगल पे लैब है कि इसका किस आइडिया होगा, ठीक है। फाइल पे जाकर फिर हम न्यू नोटबुक बना के अपनी नोटबुक के साथ काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। लीनियर रिग्रेशन, ये पहले से दिया है चीजें, पढ़िएगा बस इसको, ताकि आपको आइडिया हो कि ये है क्या चीज़, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा तीन मोस्ट रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंपाई स्क्रीन बता दें शुरू। नंपाई करें नंपाई जो है ना, आप उसको इस तरह देखिए कि पहले आपको स्टोरी बिल्ड करता हूँ इसके अराउंड, ताकि आपको इंटरेस्ट में तो 2007-8 के अराउंड ना, 2007-8 के अंदर जो मशीन लर्निंग हुआ करती थी ना, मशीन लर्निंग जो भी होती थी वो होती थी आर लैंग्वेज के अंदर या मैटलैब के अंदर। पाइथन यूज नहीं हुआ करती थी। क्यों यूज नहीं हुआ करती थी पाइथन? पाइथन होती थी स्लो लैंग्वेज, पाइथन स्लो लैंग्वेज है। अब उसकी लाइब्रेरीज की वजह से वो फास्ट हो गई। पाइथन होती थी स्लो लैंग्वेज, ठीक है। और हमें चाहिए होता था फास्ट कंप्यूटेशन मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग तो फास्ट कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। और हम मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे एक कॉन्सेप्ट है एरेस का या लिस्ट का। लिस्ट अभी आप लगाते हैं, ठीक है। लिस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो पाइथन की लिस्ट थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी, बहुत ही ज्यादा स्लो थी पाइथन।
लैंग्वेज, जिसकी वजह से पाइथन के अंदर कोई भी मतलब कि ऐसा इतना प्रोडक्शन करते ही नहीं था मुझे। आर लैंग्वेज यूज हुआ करती थी या मैटलैब यूज हुआ। देन जो रेवोल्यूशन आई थी ना, आज जिसको कहते हैं ना, जिसको कहा जाता है गॉड फादर है जो पाइथन का, जो पाइथन के अंदर आज मशीन लर्निंग हो रही है, वो नमपाई है। नमपाई की वजह से, नमपाई ने इनिशिएट किया था पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट। क्यों किया था? क्योंकि पाइथन, नमपाई के बाद पाइथन फास्ट होना स्टार्ट हुई। अब मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि कुछ लैंग्वेजेस होती है बहुत फास्ट, लाइक असेंबली लैंग्वेज, वो बिल्कुल ना बहुत, जो जितनी फास्ट होगी उतनी मुश्किल होगी, और जितनी जितनी ज्यादा स्लो होगी उतनी आसान होती है। ये कॉन्सेप्ट आप लगा लें फिलहाल के रफ सा कॉन्सेप्ट। अब सी प्लस प्लस है फास्ट लैंग्वेज, मुश्किल लैंग्वेज, ठीक है, पाइथन से बहुत मुश्किल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस फास्ट है, सी फास्ट है, असेंबली लैंग्वेज फास्ट है, ये फास्ट लैंग्वेजेस कहा जाता है, लेकिन मुश्किल लैंग्वेजेस है। अब सी प्लस प्लस में अगर आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आप कह रहे हो ना यहाँ पे, अगर आपने सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी लिखना है तो आपको 6-7 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, देन जाके फिर आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, आपको पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, फिर आप पूरा जाके कर रहे होंगे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी लिखना हो। तो पाइथन जो थी वो स्लो थी, बाकी लैंग्वेजेस फास्ट थी, लेकिन पाइथन जो थी वो इजी लैंग्वेज थी, ठीक है। पाइथन आपने देखा होगा कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज है, अगर आपने किसी और लैंग्वेज से आपका बैकग्राउंड, तो पाइथन को सॉरी इजी लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। अब पाइथन के अंदर जो आया था ना नमपाई का कॉन्सेप्ट, पहले चलती थी कन्वेंशनल लिस्ट्स, देन आ गई नमपाई की एरेज। एरे कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का, नमपाई भी बैकएंड के ऊपर सी प्लस प्लस के ऊपर ही बनी हुई। सी प्लस प्लस के ऊपर क्यों बनी हुई है? क्योंकि सी प्लस प्लस फास्ट है, ठीक है। सी प्लस प्लस में हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सी प्लस प्लस मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है, उठाया, सी प्लस प्लस फास्ट है, उसको कन्वर्ट करने की उसकी नमपाई, नमपाई में पाइथन में क्यों, पाइथन इजी लैंग्वेज है, हर बंदा इसको अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो एरे जो कॉन्सेप्ट है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, लाइक सी प्लस प्लस का, जावा का, इसमें एरे होती है। तो नमपाई में हम यूज करने वाले एरेज यहाँ से। पाइथन जो है ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है लिस्ट के अंदर, आप लिस्ट के अंदर लाइक इंटीजर भी डालो, आप स्ट्रिंग भी डालो, आप फ्लोट भी डालो, कुछ भी डाल सकते हो ना। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं कर सकते थे हम। सी प्लस प्लस में एक एरे बना दी, एक ट्रे बना दी, उस ट्रे में सिर्फ इंटीजर्स पड़े होंगे, या दूसरी ट्रे बना दी उसमें सिर्फ फ्लोट्स पड़े हुए होंगे, होमोजीनियस सेट होता था। तो नमपाई जो थी, नमपाई का कॉन्सेप्ट आया था सी प्लस प्लस की एरेज को पकड़ के इसको रैपर बनाया था पाइथन का। क्यों? क्योंकि फास्ट थी। मशीन लर्निंग में हमने फास्ट कंप्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। फास्ट की वजह से नमपाई की एरेज का कॉन्सेप्ट आया, और आप अगर किसी को लिस्ट क्लियर होगी ना तो नमपाई करने में उसको इतना मसला नहीं होता, ठीक है। तो नमपाई का कॉन्सेप्ट इसीलिए है, और नमपाई और लिस्ट में सिर्फ यही चीजें फर्क है कि एक होमोजेनिटी का, होमोजेनिटी का वो क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एक ट्री है, ठीक है। होमोजेनिटी का ये फर्क होता है कि एक ट्री के अंदर, लिस्ट के अंदर क्या कर सकते थे, एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग, एक फ्लोट, वो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ले रहा होता है, तो इतनी डेप्थ में मेमोरी मैनेजमेंट में जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि एक एक हम इंडेक्स के ऊपर इंटीजर डाल सकते थे पाइथन की लिस्ट के अंदर, एक के ऊपर हम स्ट्रिंग और एक के ऊपर हम फ्लोट डाल सकते थे, हमने देखा था लिस्ट के टॉपिक के ऊपर। एरेज में नहीं होता है, सी प्लस प्लस के एरेज में नहीं होता है, होमोजीनियस डाटा होता है। होमोजीनियस का मतलब कि अगर आपने एक एरे बना दी तो आपने सिर्फ डिजिट की बना दी, सिर्फ डिजिट की बना दी। और लिस्ट के अंदर क्या होता था कि हम अपना जिस तरह अपेंड करते रहते थे तो हमारा साइज चेंज होता रहता था, डायनामिक साइज होता था। इसमें फिक्स साइज होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस का अगर किसी को बैकग्राउंड होगा ना उसको बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होगी, नहीं भी है तो हम समझ रहे हैं। सी प्लस प्लस की एरे जो होती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। सी प्लस प्लस की एरे आप समझ, उस एक एरे बनती है, एरे और लिस्ट आप इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव एप्लीकेशंस के ऊपर डाटा पर सी प्लस प्लस की एरे के अंदर क्या होता था, एक लिस्ट, एक एरे के अंदर एक टाइप का डाटा होगा, एक एरे फिक्स्ड होगी, बार बार उसका साइज चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको बढ़ाना है ना साइज, तो आप एक नई एरे बनाओगे, उससे बड़ी पिछली एरे को उसमें ट्रांसफर करोगे, फिर हमारा साइज बड़ा होगा। इतने डीप कॉन्सेप्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सी प्लस प्लस में होता है ना, जिसने सी प्लस प्लस पढ़ी है ना, ये पैटर्न के ऊपर जो है ना, ये सी और सी प्लस प्लस एक ही चीज है, आप समझे, वो सी की एडवांस कंपनी है।
तो सी की एरेज को यूज कर रहा हूँ मैं, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी एरेज का ये कॉन्सेप्ट है, मेमोरी एफिशिएंट होती है, स्पीड होती है उसके अंदर, ठीक है। फंक्शनैलिटी, अब नमपाई का एक और कॉन्सेप्ट है कि नमपाई जो है ना, नमपाई बेसिकली यूज इसलिए होती है क्योंकि हम काफी ज्यादा ना मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं नमपाई के साथ। लाइक मैट्रिक्स के हम, मैंने जो आपको रिकमेंडेड टॉपिक्स कहे थे वो बंदों सबने पढ़ ली है, मैथ के जो रिकमेंडेड टॉपिक्स कहे थे, मैथ के रिकमेंडेड टॉपिक्स मैंने क्लासरूम में कहा था, वो किसी ने पढ़े? लाइक मैट्रिक्स और ये जो चीजें मैंने कहा था, 10 मिनट 10 आठ नोट सब बात है। तो जो मैंने मैथ के टॉपिक्स बताए पढ़े हैं तो इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है, बेहतरीन है पहले से जानते हैं, वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। मसला बस इतना समझ लीजिए कि नमपाई जो है ना, नमपाई क्लास समझ लीजिए, ठीक है, अभी के लिए एक मॉड्यूल है, वैसे लाइब्रेरी है, उस क्लास के हमने फंक्शंस को यूज करते हैं। फंक्शंस को हम किस तरह यूज करते हैं, डॉट लगाते हैं ना, अभी हमने का कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास में, नहीं है एस डॉट करके मैंने फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर पहले से फंक्शंस पड़े हुए हैं सब चीजों के लिए, इसके अंदर हर चीज के लिए पहले से फंक्शन पड़ा हुआ है, इसलिए ये बड़ी फेमस है कि आपको खुद से कुछ कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप बस करोगे numpy डॉट फंक्शन आ जाएगा, कुछ भी करना है, मीन करना है डॉट मीन, मीन हो जाएगा, ट्रांसपोज लेना है ट्रांसपोज हो जाएगा, कितनी आसान है इस numpy। numpy को ना डराया जाता है नए स्टूडेंट्स के लिए, numpy बहुत इजी लैंग्वेज है, बेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, लाइब्रेरी है, ठीक हो गया। ये इसकी फंक्शनैलिटी है कि बहुत ही ज्यादा लाइब्रेरी देती है यार ये, इसके अंदर हर तरह के फंक्शन मिलते हैं आप, हर तरह का मैथ फंक्शन मिलते हैं, ठीक है। आपको आपको नजर आ रहा होगा नंपाई कितनी आसान है। नंपाई के जो दो टॉपिक है ना, जब मैंने नंपाई सीखी थी जो मुझे मुश्किल लगे थे, वो एक था स्लाइसिंग का टॉपिक, हमने स्लाइसिंग स्ट्रिंग की स्लाइसिंग भी पढ़ी थी, लेकिन इसमें एडवांस स्लाइसिंग थी। ये थोड़ा स्लाइसिंग का टॉपिक मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था बैक देन। दूसरा ब्रॉडकास्टिंग का टॉपिक, उसको हम इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपनी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह इसमें ठीक है। तो नमपाई का क्यों क्यों यूज होता है कि अगर मुझे बहुत बड़ा मेरे पास डाटा सेट है, डाटा सेट बता रहा हूँ बार बार, डाटा सेट तो डाटा होगा, डाटा नंबर्स ऑपरेशंस, हमने जब मशीन लर्निंग को यूज करना है ना तो बहुत बड़े बड़े जीबीज के डाटा को भी हमने लोड करना है। तो हम किस तरह लोड कर रहे हैं डाटा, एरेज बना रहे हैं कि हम नमपाई के अंदर लोड कर रहे हैं, नंबर्स को अगर लोड कर नमपाई के अंदर हम लोड कर रहे हैं, तो नमपाई हम बहुत, नमपाई तो हमने बहुत ही यूज करते हैं ना, नमपाई पांडा से हम अपनी जर्नी में यूज करने ही वाले हैं आज से, बस आज से हमारा सही वाला मशीन लर्निंग का स्टार्ट है। इसके पहले तो हमने पाइथन पढ़ी थी, नंबर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। दोबारा बैक देन जाते हैं बचपन के मैथ की तरफ, मैथ की चीजें कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। वेक्टर क्या होता था, ठीक है, सिंगल सिंगल डायमेंशन होती थी, उसकी एक डायमेंशन होती थी, या तो रो होता था या तो कॉलम होता था, वेक्टर होता था, ठीक है। पढ़ा हुआ है हमने चीजों को, ये चीजों को पढ़ा हुआ है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लूँ या एक्सप्लेन करूँ कि जो मैथ की कॉन्सेप्ट है, मैं एक्सप्लेन तो नहीं करने की जरूरत है, मैं फास्ट फॉरवर्ड हो जाऊँ ना, वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन बस ना फास्ट फॉरवर्ड में आपको रिवाइज करता हूँ, ठीक है। 1D एक चीज होगी ना, तो एरे, जो एरे होता है ना वो 1D होता है, उसको हम वेक्टर भी कह सकते हैं, सिंगल डायमेंशन है तो रो होगी या तो कॉलम होगी। 2D होता है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है, हमने पढ़ा था कि रोज एंड कॉलम्स दोनों अगर साथ आ जाए तो मैट्रिक्स आएगा, वो जी बन जाता है हमारा। 3D अगर हो जाए तो उसको कंप्यूटर के जमाने में, मशीन लर्निंग के जमाने में टेंसर कहा जाता है। 3D मैट्रिक्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। अगर किसी ने एडवांस मैथ पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा और नहीं भी पढ़ा तो हम आगे देख लेंगे उसको, टेंसर बहुत पढ़ने वाले, ठीक है। टेंसर से आपको एक चीज भी ध्यान में आ रही होगी, टेंसर फ्लो, या पाइटॉस में भी टेंसर यूज होगा, ठीक है। टेंसर के टॉपिक हम आगे जाके पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 3D अगर हो जाए तो टेंसर, बस यही फर्क है, 1D वेक्टर होता है, 2D मैट्रिक्स होता है, 3D टेंसर होता है, ठीक हो गया। अब एरे को बनाने का सबसे पहले ना मैं आपको नमपाई का ना बेसिक बता देता हूँ कि हमने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। सबसे पहले मुझे बता दें, स्क्रीन क्लियर होगी, आप इसको ना जरा टैप करने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन का बता, स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। हमने लाइब्रेरीज पढ़ ली थी कि अगर हमने कोई लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना हो तो किस तरह करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं,
गूगल कोलैब में आपको ना ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पहले से इंस्टॉल होती है, लेकिन अगर आपको इंस्टॉल करनी होगी तो पिप इंस्टॉल नंपाई करो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पिप इंस्टॉल नंपाई। ठीक है, अब हम अरे को ना बनाना सीखेंगे। नंपाई में किस तरह अरे बनाते हैं? लिस्ट तो हम सिंपल बना लेते थे ना, लिस्ट हम किस तरह बनाते थे, किस तरह बनाते थे। ठीक है, अब इसके अंदर ना सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट किया तभी हम नंपाई को यूज कर सकते हैं ना। इंपोर्ट करना हमारा पहला काम। जिस जिस भी हम प्रोग्राम के अंदर नंपाई को यूज करने लगेंगे हम उसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कर लिया मतलब कि अब ये हमारे प्रोग्राम में आ गया, हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इतना भी कर सकते हैं नंपाई, लेकिन फिर हमें नंपाई नंपाई लिखना पड़ेगा हर जगह पे, क्योंकि नंपाई डॉट करके हम उसके फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे ना, जाहिर है। एस का मतलब होता है कि मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर नंपाई को एनपी बुला सकता हूँ। मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ अपनी अपनी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए मैं तो आसान लिख सकता हूँ। मैं कुछ भी, एस का मतलब होता है कि मैं क्या इसको बुला सकता हूँ नंपाई। कन्वेंशन चलती है एनपी, तो हम एनपी यूज कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में कन्वेंशन चल रही होती है एनपी। अब मैंने इंपोर्ट कर लिया नंपाई को एनपी की सूरत में। अब मैं जहां पे भी एनपी बोलूंगा मतलब कि वो नंपाई है। ठीक है, नंपाई के अंदर एक फंक्शन है डॉट एरे का, क्लासेस। मैंने कहा था कि ऊप ऊप हम आगे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऊप के अंदर एक मेथड है, ये क्लास के अंदर एक मेथड है एरे का, जिसके अंदर अगर हम एक लिस्ट पास करते हैं तो वो एरे बन जाती है नंपाई। ठीक है, बस अगर आपको ऊप आती है तो फंक्शन हम देखते रहते हैं और उसके फंक्शनैलिटीज पढ़ते रहते हैं, बस फंक्शन ही पढ़ने हैं, इतने ही है। ठीक है, स्लाइसिंग और ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल होगा, बस हम फंक्शंस पढ़ेंगे आज, या एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। क्लास हमने पढ़ ली थी ना, क्लास क्या होती है, क्लास में क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम इसमें हजारों फंक्शंस होंगे, सैकड़ों फंक्शंस होंगे। हम सारे नहीं पढ़ेंगे, जो फेमस फेमस हम यूज करने वाले हैं ना वो चीजें पढ़ लेंगे कि हम इसको बनाते हैं किस तरह है, क्या जो फंक्शन हमें याद करने की जरूरत, याद तो करना कुछ भी नहीं है, रट्टा नहीं मारना। जो फंक्शन हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे ना उसको हम पढ़ लेंगे साथ साथ। ठीक है, ऊप का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो कि क्लास हम बनाते थे, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होती थी, उसके अंदर मेथड्स होते थे। अब उसको मेथड को कॉल करने के लिए मैंने क्या करना था, एरे डॉट एरे, एनपी डॉट एरे। ठीक है, एनपी डॉट एरे करके मैंने उसके अंदर क्या पास कर दिया, लिस्ट पास कर दी थी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरी एरे बन गई है। ये इसको पैरामीटर क्या चाहिए था, लिस्ट। ये एक मेथड है क्लास का, उसको मैंने लिस्ट दी, बन गई, बन गई हमारी प्रिंट किया, ये मेरी वेरी बन गई। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम। ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप सबने। ठीक है, ऊपर कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। अब हमें इन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इस्तेमाल किया, क्लियर। मैं सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया नंपाई की सूरत में, अब उसी के अंदर हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगेन अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना हो तो मैं 2D भेज दूंगा। अब 2D और 3D का कॉन्सेप्ट समझ, 2D किस तरह बनती है, 2D किस तरह बनती है। 2D मुझे इस तरह बनानी है कि अगर 1D बनानी होती थी लिस्ट, तो मैं क्या करता था, सिंगल ब्रैकेट्स लगा देता था, लिस्ट आ जाती। अगर मुझे 2D लिस्ट बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक लिस्ट बना ली, अब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाऊं। 2D हो गया ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ये एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी, इसके अंदर लिस्ट है। ये वाली लिस्ट एक रो हो जाएगी, ये वाली लिस्ट दूसरी हो जाएगी। मैंने आगे भी बना सकता हूँ। जितनी मर्जी ये रोज बनाए जा रहा हूँ। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अगर आपको बताओ कि कॉलम्स और रोज, मैंने एक पूरी लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर मैं रो डाले जा रहा हूँ, एक रो दूसरी रो तीसरी रो, ये 2 डायमेंशन होगी। ठीक है, इस तरह 3 डायमेंशन होगी कि मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट डाले जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ, ये पूरा मैं इसके अंदर मैं रोज डालना शुरू करूँ, एक रो दूसरी रो, सिंपल है।
4D होगा तो एक और हम आगे लगा देंगे इसके, ठीक है, एक और ब्रैकेट आगे लगा देंगे। ब्रैकेट्स का काम, जितने ब्रैकेट्स होते रहेंगे उतने डायमेंशन बढ़ते हैं, और इस तरह याद रखिए, ठीक है। डायमेंशन के सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है ना, ठीक है, वो डायमेंशन से कंफ्यूज, इसीलिए थोड़ा सा मैंने कहा था कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। फर्स्ट डायमेंशन सिंपल लिस्ट, सेकंड डायमेंशन लिस्ट के अंदर लिस्ट, थर्ड डायमेंशन क्या होगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट, तीन तीन लेयर्स बनते हैं। फोर्थ डायमेंशन क्या होगा, चार लेयर्स बन जाएगी। एंड डायमेंशन क्या होता है, एन लेयर्स, इसी तरह का, ठीक है। अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है तो मैं 2D लिस्ट दे दूंगा, मुझे टेंसर बनाना है तो मैं 3D लिस्ट दे दूंगा। 2D 3D का कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं पता, नहीं क्लियर हुआ तो फिर बता। सिंगल लिस्ट का तो सबको पता है ना कि हमने पढ़ा था पाइथन की स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें तो सिंपल लिस्ट, ठीक है। 2D लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं हम, उसके अंदर लिस्ट होती है, एक लिस्ट, दो लिस्ट, तीन, जितनी मर्जी हम बनाए, और जो 2D के अंदर लिस्ट पड़ी होंगे वो एज अ रोज पड़ी, ठीक हो गया। अब 3D के अंदर जो लिस्ट पड़ी हुई होंगी वो एज अ पूरी पूरी मैट्रिक्स पड़ा हुआ, 3D है ना, ठीक है। 3D रिपीट करते हैं। 3D ये होता है कि ये देखें, ये क्या था, ये 2D था ना, ये 2D है, ये भी 2D है, यानी ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। 3D लोकेशन के ऊपर हर एक मैट्रिक्स पड़ा होगा, 2D लोकेशन के ऊपर हर एक वेक्टर पड़ा हुआ होगा, उससे पिछली चीज पड़ी हुई होगी ना हर लोकेशन, हर लोकेशन के ऊपर। ये जीरो है ना, जीरो वन, उसके हर लोकेशन पे उसकी पिछली चीज, अगर 2D है तो हर लोकेशन के ऊपर उसकी पिछली चीज पड़ी हुई होगी, 1D, जीरो वन। 2D है, 2D है तो 1D पड़ा हुआ होगा, उसकी हर लोकेशन पे 3D है तो 2D पड़ा हुआ होगा, ये देखिए 2D पड़ा हुआ है। ये जीरो होती है ना, पहली लोकेशन को क्या कहते हैं, इंडेक्शन हमने पढ़ी थी, पहली लोकेशन जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पूरा मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, वन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पूरा मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, इससे पिछली जो डायमेंशन थी वो पड़ी हुई, ठीक है। ये पूरा एक पूरी एक 3D एरे है ना ये, या ये पूरा एक मैट्रिक्स है, पूरा एक मैट्रिक्स हो गया ना ये, टू डायमेंशन की है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसी पूरे मैट्रिक्स को हर लोकेशन पे डाल दूंगा, पूरी पूरी लोकेशन के ऊपर, तो ये 3D बन जाएगा। 3 डायमेंशन आप मैट्रिक्स में 2 डायमेंशन होती है, उसमें एक और डायमेंशन ऐड कर, इस तरह इसलिए हमने मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन। नहीं क्लियर तो दोबारा पूछ, नहीं क्लियर तो दोबारा पूछ, कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियर तो दोबारा पूछ, आप भी बता दो, नहीं क्लियर तो दोबारा पूछ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूं। 1D एरे क्या होती है, सिंपल वेक्टर, सिंपल लिस्ट, मतलब सिंपल ट्री, इस तरह पता करते हैं कि 1D एरे क्या सिंपल ट्री है, ट्री के ऊपर क्या पड़ा, मेरे एलिमेंट, एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रेस, प्लेटों की ट्रे से करने की कोशिश करें। एक मैंने ट्रे ली है, उसके अंदर 4 प्लेटें पड़ी हैं, ये पूरी ट्रे है मेरे पास, सिंगल डी है। 2D एरे के अंदर क्या होगी, पूरी पूरी ट्रे होगी हर लोकेशन के ऊपर, एक पूरी ट्रे हर लोकेशन के ऊपर, वो 2D होगी। 3D के अंदर वो जो हमने दूसरी ट्रे ली थी ना, जिसकी हर लोकेशन को पूरी ट्रे पड़ी हुई थी, वो वाली 3D के अंदर पड़ी हर लोकेशन, तो हमने इस तरह से कि अगर कुछ मुझे यहाँ पे एग्जांपल मिल जाए, राइट, ये चीज मिली, ठीक है। अगर मैं इसको एक ट्रे के अंदर रखता हूँ तो ये सिंगल डी बन जाएगा, एग्जांपल लेके करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ये सिंगल डी, सिंगल डायमेंशन,
एक लिस्ट बन रही है सिंगल डायमेंशन वो चीजों को अपने ट्रे के अंदर कंजेक्टिव रखता जा रहा है। नजर आ रहे हैं मैं चीजों को अपने ट्रे के अंदर कंजेक्टिव रखता जा रहा है। ये सिंगल डी होगी, सिंगल डी होगी। मैंने इस ट्रे को रख दिया। अब इस ट्रे को मैं पूरी ट्रे को उठा के ना, ऐसे मेरे पास मल्टीपल ट्रेस है, मेरे पास मल्टीपल ट्रेस है। इस पूरी ट्रे को उठा के मैं किसी और ट्रे के अंदर रख देता हूँ। ऐसे मेरे पास मल्टीपल ट्रेस है। एक पूरी ट्रे इधर रख ली, एक पूरी ट्रे इधर रख ली, एक पूरी ट्रे इधर रख ली। मेरे पास एक दूसरी ट्रे तैयार होगी, इसके अंदर पूरा पूरा ट्रे रखी। अब मेरे पास तीसरी ट्रे आती है, उसके अंदर मैं पूरी ये वाली ट्रे रख देता हूँ 3D। इससे आपके जहन में इमेज क्लियर हो जाएगी 3 डायमेंशन। ठीक है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉक्स रखा हुआ है, फिर एक बड़ा बॉक्स 3 डायमेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया है? दोबारा बताओ। नेक्स्ट 3 सिर्फ डायमेंशन। अगर आपने नंपाई सीखने ना, सिर्फ डायमेंशन क्लियर हो गया, आपकी नंपाई क्लियर है। सिर्फ वो का कॉन्सेप्ट है और उसमें देख लेनी है कि ठीक है। अब हमने देखा था कि डाटा टाइप किस तरह देखते हैं, हमने टाइप के फंक्शन से देखा था। इसमें डी टाइप है। ठीक है, इस डाटा टाइप की अगर मुझे अरे बनानी है ना, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अरे चाहता हूँ जिसके अंदर सारे लोकेशन के ऊपर फ्लोट पड़ा हुआ या N32 पड़ा हुआ या N64 पड़ा हुआ, तो मैं डाटा टाइप बता दूंगा कि इस डाटा टाइप की मुझे। हमने देखा था कि जो नंपाई की जो अरे होती है ना, वो सिर्फ एक ही डाटा टाइप चूज कर सकती है। एक अरे में सिर्फ एक टाइप का डाटा आ सकता है। ठीक है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि यार मुझे इसकी डाटा टाइप चाहिए Int64 या मुझे N32 या मुझे फ्लोट। बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप जो होती है ना, फ्लोट होती है। ठीक है, ये इंटरव्यूज में या डीप कॉन्सेप्ट्स में कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, और आपको चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फ्लोट होती है, क्या होती है। लेकिन मैं डाटा टाइप अगर मुझे बतानी होगी, मुझे डाटा टाइप इसके इंटर रखते हैं। ये क्यों करना होता है? इसलिए करना होता है क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल डाटा टाइप चेंज, डाटा टाइप बताना, यूज कैसे भी साथ साथ बताते रहते हो कि हम जो मशीन लर्निंग यूज करते हैं ना। लेट्स से मैं 10 GB का डाटा ना लोड कर रहा हूँ। ठीक है, 10 GB का मैं डाटा लोड कर रहा हूँ, तो एक कॉलम है उसके अंदर पड़ी हुई है लेट्स से एज। ठीक है, एज तो इंटीजर है और इंटीजर तो छोटा सा इंटीजर है। लेट्स से एज मैक्सिमम एज भी क्या हो सकती है, 100 हो सकती है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा हुई तो 110 हो सकती है। एवरेज भी लगा रहे 140 से ऊपर तो नहीं जाता है ना कोई बंदा। तो इतना छोटा सा नंबर है, तो मैं इसको अगर फ्लोट में करूंगा तो फ्लोट जो होता है ना, बड़ी मेमोरी लेता है। उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो फ्लोट और इंट हमने फिर अपनी कंसिस्टेंट चीजों को यूज करना होता है। हम छोटी डाटा टाइप में लिखते हैं। हो सकता है कि जो 10 GB का डाटा था, ठीक है, उसके अंदर लेट्स से 1 लाख आइटम्स थी। अब मैंने उसको फ्लोट से अगर N32 में कर दिया, तो अब वो 10 से 5 GB का हो जाएगा। इतना फर्क होता है। तो हमें ये चीजें बस पता होनी चाहिए कि अगर ये छोटा सा डाटा है तो हम इसको बड़ी डाटा टाइप में स्टोर ना करें। अगेन, अगर मेरे पास इतनी सी चीज है, लेट्स से कि मेरे पास छोटी सी चीज है कोई, ठीक है, मेरे पास घड़ी गई, मैंने इस घड़ी को कहीं पे स्टोर करना है, तो मैं छोटे से डब्बे में स्टोर करूंगा ना, तो वो ज्यादा मैं ला के भाई इतने बड़े डब्बे में स्टोर करूँ तो मुझे लेके जाना भी मुश्किल होगा, उठाना भी मुश्किल। तो हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करें, क्या आगे हम हो सकते हैं कि बड़े बड़े डाटा सेट के साथ काम करें। ठीक है, फ्यूचर आप करेंगे इंशाल्लाह। तो ये टाइप आप बता सकते हैं कि मुझे इस एरे की यही टाइप चाहिए। ठीक है, मुझे इस एरे की ये टाइप बना। आगे डाटा टाइप को चेंज भी करना सीखें। ठीक हो गया। ए रेंज क्या होता है? हमने रेंज का फंक्शन पढ़ा था लूप्स के अंदर, 4i इन रेंज 1 वही है ए रेंज। ए रेंज क्या कहते हैं कि मुझे ना एरे बना के दे दो 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 इसने बना के दी। 1 से स्टार्ट हो 10 तक मुझे इसकी इस रेंज में ना पूरी एक एरे बना। ये ए रेंज ये काम कर रहा है जो हमने लूप में नहीं किया था कि आई चला दो इस रेंज के अंदर। इसको रेंज का पता है, उसको रेंज का भी पता है, वही चीज है, वही फंक्शन है, बस नाम चेंज है। ठीक है, तीसरा पैरामीटर होता है जंप का। तो मुझे कितने बार चाहिए, अगर मैं 2 के लगाऊंगा तो पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। ये जंप लगा रहा होगा, स्टेप्स हो रहे होंगे, फिर 5 आएगा, ये जंप्स लगाएगा।
मैं 3 करूंगा तो 3 पे जंप्स आ जाएंगे, और जंप भी कर सकता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग। एक 50 60 मुझे इस रेंज में दे दो नंबर्स, 1 से लेकर 10 तक, और इतने इतने स्टेप्स के बाद तीसरा पैरामीटर होता है, ये रेंज में भी होता है, ठीक है। जिसको रेंज आता है उसको ए रेंज भी आता है। पाइथन जिसकी क्लियर है उसको ये चीजें सारी क्लियर होगी, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट जो याद रखने वाले होंगे ना वो डायमेंशंस के होंगे, या ब्रॉडकास्टिंग का होगा, या स्लाइसिंग का, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए रेंज बनाया, ए रेंज का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे मुश्किल हो रही है, लेट्स से लोगों को मुश्किल होती है कि मुझे 3D मैट्रिक्स बनाना है ना, तो मैं किस तरह याद रखूं यार कि 3D किस तरह बनाऊं मैं, 2D किस तरह बनाऊं मैं, छोड़ो यार मैं नहीं याद रखता। मैं सिंपल एक 1D मैट्रिक्स बनाता हूँ और उसको कन्वर्ट कर दूंगा अपनी मर्जी से। रीशेप यही काम, रीशेप उसके डायमेंशन को चेंज कर देगा। ये जितनी आप वैल्यूज देते रहोगे उतने डायमेंशन बढ़ते हैं। इसमें 4 की है तो 4 डायमेंशन बनती है, 1 2 3 4, रीशेप करती है ना। पहले उसने क्या किया, इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने किया ए रेंज 0 से लेकर 16 15 तक मुझे जाके ना वैल्यूज ला के दे दी। ए रेंज हमने अभी पढ़ा। डॉट रीशेप का फंक्शन ये था कि इसको मुझे इस डायमेंशन में बना दे। हो सकता है कि बहुत से, अभी मुझे भी, मैं भी आजकल आजकल क्या, मैं हर बंदा ज्यादातर रीशेप यूज करता है, कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी याद नहीं रखता टू बी ऑनेस्ट, कि 3 Ds के लिए मैं 3 3 वो बनाऊं, ये करूं वो करूं, कि 3 3 ये लगाऊं, इस तरह से लिस्ट तैयार करूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इतनी टेक्निकलिटीज तो याद नहीं करता। रीशेप का फंक्शन दिया हुआ है ना तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। रीशेप का फंक्शन होता है जिस डायमेंशन में आपको चाहिए वो मुझे बना के दे। लेकिन बस रीशेप की एक शर्त है, जो भी डायमेंशन आप बना रहे हो ना, लेट्स से मैं 2 की 2 2 2, मुझे 4 डायमेंशन चाहिए, और हर हर किसी के ऊपर 2 पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 2 बाई 2 पड़ा हुआ है, 2 बाई 2 पड़ा हुआ है। तो अब सिनेरियो ये है कि इन सबको अगर मल्टीप्लाई करूँ ना तो इक्वल होने चाहिए मार्क्स, मार्क्स क्या है और अब बताता हूँ कि इन सबको मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये आंसर, ये नंबर आने चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय अगर हम फॉर एग्जांपल मैं ये करता तो एरर आता है। इतने तो नंबर से नहीं है, मैं उसको रीशेप किस तरह करूँ। मुझे एक चीज को रीशेप करना है लेट्स से, ठीक है, मुझे इसकी शेप चेंज करनी है इस कॉपी की, तो मैं इस कागज की शेप चेंज करनी है, मैं इस कागज में रहकर ही शेप चेंज कर सकता हूँ ना। इस कागज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके तो चेंज नहीं कर सकता, इसी कागज को चेंज करना है, तो मुझे पूरा कागज चाहिए ना। तो एरे अगर यहाँ पे इस तरह करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर आ जाएगी कि नहीं भाई ये तो 17 मार्क्स नंबर बन रहे हैं, मेरी एरे में तो 16 ही नंबर बने हुए हैं, ठीक है। तो शेप चेंज करने के लिए जितने साइज होंगे ना इसका, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उतना पूरा होना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग बस आप शेप कर सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही आप शेप, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 4x4 का बना रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं कोई भी शेप का बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये शेप सेम होना चाहिए, ठीक हो गया, क्लियर है, यहाँ तक जो बताया क्लियर है, ठीक है। रीशेप का फंक्शन हम मतलब कि बहुत ही ज्यादा यूज करें, ये इनएविटेबल है, हम बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। रीशेप का फंक्शन ये है कि मुझे ए रेंज से मैंने एरे बना ली इस रेंज के अंदर, ठीक है, रीशेप मुझे इस फॉर्मेट में रीशेप कर दिया जिस भी डायमेंशन के अंदर चाहिए, ये काम कर एनपी डॉट वंस का करता है कि मुझे इस साइज की एरे बना के दे देगा, टपल ले रहे हैं उसके अंदर पैरामीटर में, टपल हमने पढ़ा था कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मुझे 3x4 की 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, 3x4 रोज की एरे बना के दे देगा, सब में 1 होगा। एमपी डॉट जीरो ये करके देगा कि मुझे 3x4 की एरे बना के दे देगा, सब में 0 होगा, और ये यूज किधर होगा मैं बताता हूँ कि हम किधर इसको यूज करेंगे। साथ साथ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते रहे ना तो आइडिया हो जाएगा। लेट्स से मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क इस तरह ही होता है ना, ये न्यूरॉन्स हमने पढ़े थे पहले दिन, हर न्यूरॉन से अटैच होता है, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बना होता है, ये ये वाला इन दोनों से कनेक्ट है, ये वाला भी इन दोनों से कनेक्ट है, ये 2x2 क्या, ठीक है।
तो आगे हम पढ़ेंगे कि इन न्यूरॉन्स को ना हम कुछ वेट्स देते हैं। ये न्यूरॉन हमने पढ़ा था क्या होता है, ये न्यूरॉन है ना, ये कोई मैथ का फंक्शन है, कोई भी प्लस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर पिछले कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ रिवाइज करवा, ये कोई भी मैथ का ना फंक्शन है, ठीक हो गया। तो इसको हम वेट देते हैं। वेट क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, कुछ वेट्स देते हैं। तो हम एनपी डॉट वन का क्या होगा कि हम ये 2/2 है ना, तो इसको हम वन में क्या, वन के केस में क्या करेंगे, सबको वन दे देंगे। इनिशियलाइज करने के लिए होता है, एनपी डॉट जीरो के केस में हम जीरो दे देंगे, तो ये इनिशियलाइज करने के लिए होता है, ये जीरो एनपी डॉट रैंडम। अब यहाँ पे दो दो क्यों है, एनपी के अंदर एक और क्लास है रैंडम की, और उसके अंदर एक और फंक्शन है, उसका नाम भी रैंडम। ठीक है, हम किस तरह चीजों को एक्सेस करते थे, डॉट लगा के एक्सेस करते थे ना। नंपी है, उसके अंदर एक क्लास है रैंडम, हमने उसको एक्सेस किया। ठीक है, रैंडम की, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेटर है, और उसके फंक्शन को वो कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर हमने बता देना है किस साइज की मुझे अरे चाहिए। अब ये क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा 0 से 1 के दरमियान, 0 से 1 के दरमियान। एक चीज ये अभी अभी तक टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, कि 0 से 1 के दरमियान की जो रेंज होती है ना, ये मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिंपल मैथ में पढ़ा, 0-1 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 1 की रेंज, 0 से 1 की रेंज अगर हमारे पास हो तो हम कुछ भी नंबर बना सकते हैं इसका। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब ये आप देख लीजिए, 0 से 1 की जो रेंज होती है ना, वो बड़ी हमारे पास वो होती है, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है उसकी। ठीक है, 0 से 1 की रेंज, 0 या 1, 0 से 1 की रेंज बड़ी इंपॉर्टेंस है मशीन। तो ये क्या करेगा, एमपी के अंदर एक क्लास है रैंडम, जिसको ओ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके लिए चीजें क्लियर हो रही हो। एमपी डॉट मैंने क्लास को एक्सेस किया, उसका एक फंक्शन था रैंडम, रैंडम उसको मैंने डबल दे दिया। अब ये क्या करेगा, मुझे एक अरे बना के दे देगा रैंडम नंबर्स। ठीक है, रैंडम नंबर्स के अरे। लाइन स्पेस क्या करता है, मुझे इस लाइन के अंदर ना, मैं दोबारा से लाइन स्पेस अगर किसी ने पढ़ी हो बेसिक मैथ के अंदर, हमारी एक लाइन होती थी। ठीक है, इसके अंदर हम पॉइंट्स, तो ये होता था हमारा 0, इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स होते थे, और इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, अब ये कह रहे हैं कि मुझे -10 से 10 के दरमियान, ये लेट से हमारा -10 है, ये हमारा 10 है, -10 से 10 के दरमियान 10 दे दो नंबर। अभी क्या करेगा, इस रेंज के दरमियान ना 10 इक्वल स्पेस के नंबर से जनरेट करते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। फीलिंग आ रही होगी, हम तो मैथ्स की क्लास में आते हैं, तो मशीन लर्निंग में बहुत मैथ होता है। तो ये 10 नंबर मुझे जनरेट करके दे देगा। ठीक है, 10, और हर हर नंबर का जो होगा ना, ये डिस्टेंस सेम है। यूज केस पढ़ लेते हैं क्या, आगे हम जाके ना ग्राफ्स बनाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। ग्राफ्स क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो डाटा है ना, वो हमें ग्राफ्स की फॉर्म में शो हो कि कौन सा डाटा क्या कर रहा है। आगे मैं डॉट लिख की वजह से ना ग्राफ्स बना रहा हूँ, तो उसके अंदर ये बड़ा काम आ रहा है। तो ये जो है ना लाइन स्पेस, ये क्या करता है, मुझे इस रेंज के अंदर इतने पॉइंट्स दे दो, डी टाइप यूनिट पढ़ ली, इन दोनों चाहिए। एनपी डॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दे देगा। तीन तीन को होगा 3 का बना देगा, 4 को होगा 4 का बना देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर डायगोनल बन सकते हैं। ठीक है, नॉन डायगोनल सारे सीध होते हैं। ठीक है, इस यही बस खासियत है नंपी है कि इसके अंदर हर किस्म का फंक्शन मौजूद है, और फंक्शंस को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शन आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन एनपी डॉट करेंगे ना, आप सारे फंक्शन आ गए, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये खुद ही सजेस्ट कर देगा आप सारे फंक्शन, स्प्लिट भी स्टैक, ये सारे पढ़ेंगे जो जो आपके लिए फायदेमंद है। इतने फंक्शन हम सारे पढ़ भी नहीं सकते, सारा डाटा लगा ही नहीं सकते। ठीक है, इसने सब चीजें इन इन शॉर्ट के आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती थी मशीन लर्निंग के लिए, मैथ्स की जरूरत पड़ेगी आपको मशीन लर्निंग।
तो आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा कुछ, numpy में सब फंक्शन, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स का पता लग गया क्या होती है। हमने पढ़ा था क्लास होती है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। अभी हमने एरे को क्रिएट करना सीख लिया डिफरेंट तरीकों से, हमने क्रिएट कर लिया, रीशेप भी पढ़ लिया। वंस के साथ करेंगे तो सारे क्या कहते हैं 1 हो जाएगा, ठीक है। जीरो के साथ करेंगे तो जितने भी हम साइज देंगे उसके जीरो रैंडम, ठीक है। लाइन स्पेस, एक लाइन के अंदर इतने पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा। अब एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। एट्रीब्यूट्स सिंपल वही डॉट करके हमने चीजों को एक्सेस किया, क्लास पढ़ा था ना, एट्रीब्यूट्स वही चीज है। इसके एट्रीब्यूट्स 5 एट्रीब्यूट्स याद कर लें कि n डायमेंशन होता है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, इस एरे की डायमेंशन कितनी है, 2 है, ठीक है। A2 हमने 2 डायमेंशन बनाई थी, A3 का पूछ लेते हैं। n डिम बताएगा कि इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। शेप बताएगा कि भाई इस डायमेंशन के अंदर ना कितने चीजें पड़ी हुई है। लेट्स से शेप क्या बताएगा, शेप यही चीज बताएगा जो हम रीशेप में देते थे कि साइज क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, इसकी शेप क्या है। रीशेप कर देता है, और शेप रीशेप क्या करता है, रीशेप कर देता है और हम उसको शेप ही देते हैं, तभी रीशेप करता है ना उस शेप के अंदर, वो शेप बता देगा इसकी शेप क्या है, ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, किसका मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होगा ना, उसको समझ आ रही होंगी ये क्या चीज होती है, 2x2 क्या होता है, 2x2 क्या होता है, ठीक है। ये डॉट शेप से आपको शेप आ जाएगी, डॉट साइज से आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर कितने हैं, उसका साइज बता देगा, ठीक है। आइटम साइज से आपको उसका आइटम का साइज आ जाएगा कि हर आइटम का क्या साइज है, मतलब कि अगर फ्लोट है तो उसका 8 बाइट है, इंटीजर 32 है तो उसका 4 बाइट है। अब कोलैब के अंदर जो होता है ना, वो इंटीजर 64 और फ्लोट दोनों ही 8 बाइट्स, ठीक है। और हमें ये इसका जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमने अभी इसका यूज कैसे सीखा है कि मेरे पास एक डाटा सेट में चीज आ रही है एज, मैं इसको फ्लोट में करूंगा तो हो सकता है मेरे 10 जीबी बन जाए, मैं इसको फ्लोट में करूंगा तो वो 8 बाइट्स स्टोर करेगा, इंटीजर 32 में करूंगा तो 4 बाइट्स करेगा, आधा हो जाएगा मेरे साइज डाटा साइज का, आधा 10 जीबी का 5 जीबी का हो जाएगा अगर मैं इसको कन्वर्ट, तो इसका आइटम साइज जानना जरूरी है, ठीक है। A1.D टाइप करोगे हम उसकी डाटा टाइप देख सकते हैं, जैसा टाइप से हम देखते हैं, ठीक है। डाटा टाइप देख सकते हैं, डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का क्यों मकसद है, अभी हमने पढ़ा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एज का डाटा फ्लोट में पड़ा है तो मैं उसको चेंज कर लूंगा ना इंट के अंदर, तो उसको चेंज करने का क्या किस तरह होगा, एज टाइप है, जैसे हमने फंक्शन में टाइप का फंक्शन पढ़ा था या इंट पढ़ा था, उसमें इसमें एज टाइप है टाइप को चेंज करने के लिए, ठीक है। रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, चैट जीपीटी अवेलेबल है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता हो कि हाँ नमपैड के अंदर डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रट्टा मारा जाए कि एज टाइप फंक्शन का नाम क्या था, जीपीटी से पूछे यार कि फंक्शन का नाम क्या था, गूगल करें यार, हम स्टैक ओवरफ्लो करते हैं, करें गूगल, ठीक है। np.int बता दिया, मैंने बता दिया कि इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दो, इसने टाइप इसमें कन्वर्ट कर दिया, मैं 64 में कर सकता था, ठीक है। 64 में हो जाता, मैं जिस मर्जी टाइप के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकता, 32 में कर सकता, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। एरे ऑपरेशंस, यहाँ से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। अब अरे ऑपरेशन हम स्केलर और वेक्टर, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर ऑपरेशंस क्या होते हैं। स्केलर ऑपरेशंस होते हैं कि एक हम पकड़ेंगे अपनी एरे और उसको एक नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वेक्टर क्या होता है, हम एक एरे पकड़ेंगे और दूसरे एरे पकड़ेंगे और उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। स्केलर के अंदर हम एक नंबर के साथ कर रहे होंगे ऑपरेशंस, वेक्टर के अंदर हम दो एरेज के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अगेन एरिथमेटिक हम क्या करेंगे, A2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बैकएंड आपको क्या नजर आता है क्या हो रहा होगा अगर मैं A2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, कॉमन सेंस से आपको क्या नजर आता है कि अगर मैं A2 है, मेरे पास एक एरे है, मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या हो सकता है, उसकी सारी वैल्यूज के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी बिल्कुल, सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस करूंगा तो सारी वैल्यू से प्लस हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस लूंगा तो मॉड्यूलस हो, ये सारे अरिथमेटिक को डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, मॉड 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 करूंगा तो मॉड कर हो जाएगा, पावर ले लूंगा तो पावर ले लूंगा मैं। इतना ही ईजी है नंबर, आपको मजा आ रहा होगा नंबर के, अरिथमेटिक रिलेशन ऑपरेशन कर सकता हूँ वही, ठीक है। रिलेशन ऑपरेशन हमने पढ़े थे, पाइथन जिसने पढ़ी हो उसको आसान लग रही होगी आज चीज,
ठीक है। रिलेशनल ऑपरेशन क्या होते हैं, मैं रिलेशन करता हूँ, रिलेशनल ऑपरेशन हमें क्या देते थे, ट्रू और फॉल्स देते थे, ये भी ट्रू और फॉल्स दिया है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। स्केलर एक वैल्यू के साथ, वेक्टर दो मैट्रिसेस या दो वेक्टर्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर ऑपरेशन करने का। A1 मल्टीप्लाई बाय A2, डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं कह रहा। A1 मल्टीप्लाई बाय A2 क्या हो रहा होगा कि इस मैट्रिक्स को उठाएगा, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, प्लस करो होगा तो प्लस कर देगा, लेकिन बिहाइंड बिहाइंड द सीन्स वो चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ये प्लस करने के क्या रूल्स हैं। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को प्लस करना हो तो क्या रूल होते हैं, उसका साइज सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई करना हो तो साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट लेनी हो तो उसका क्या वो होती है, शर्त होती है। लेट्स से मेरा एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का, और दूसरा मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 का, तो ये दोनों सेम होने चाहिए मेरे पास, तभी मैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ। हमने 6-7 में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैट्रिक्स का, ये यही चीजें हैं। हम मैथ पढ़ते हैं मशीन लर्निंग में, इसने फंक्शन प्रोवाइड कर दिए ना पहले उसको करने के लिए, इतने ही है। ठीक है, अरे फंक्शंस, ठीक है, अरे फंक्शन मैं इसी तरह अभी हमने राउंड पढ़ा था, राउंड कर सकते हैं हम। ठीक है, सील कर सकते हैं, फ्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अरे फंक्शंस, मैक्स ले सकते हैं, मैक्स क्या करेगा, पूरे पूरे मैट्रिक्स का मैक्स ले लेगा। मिन क्या करेगा, उसमें से जो भी मिनिमम नंबर होगा, सम क्या करेगा, और सब पूरे पूरे उसका अरे का सम ले लेगा। प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट ले लेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ये कर रहा होगा। अगर अगर मुझे लेट्स से मेरे पास, अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, कि सिर्फ हम फंक्शन ही पढ़ रहे हैं कि नंबर में फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम यूज करना सकते हैं। कुछ क्लियर ना हो रहा हो यहाँ तक, अब मुझे बता दें, कुछ समझना है। कंपैरेटिवली पिछले लेक्चर से आज आसान लग रहा है लेक्चर, क्योंकि हमने पिछला अगर किसी ने कवर किया हो उसको समझ आ रही होगी, तो पिछली बात नहीं है कि हमने ओ पढ़ी थी, हमने ये चीजें पढ़ी थी, डॉट फंक्शंस। ठीक है, इन 32 और इन 64 में सिर्फ आप अभी बैकएंड के ऊपर अगर आपने मेमोरी नहीं समझी तो आप इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर सिर्फ आप साइज का फर्क समझ। ठीक है, कि वो 32 बिट स्टोर कर रहा है, वो 64 बिट स्टोर कर रहा है। ठीक है, वो 8 बाइट स्टोर कर रही है, 4 बाइट स्टोर कर रहा है। मतलब कि इंट अगर मुझे दोनों है इंटीजर ही, अगर मुझे बड़ा नंबर स्टोर करना है, लेट्स से मैं बड़ा नंबर क्या हो सकता है, बड़ा नंबर हो सकता है कि मुझे यहाँ से मार्च तक का डिस्टेंस बता दो, बहुत बड़ा नंबर होगा ना, तो मैं इन 32 में तो नहीं कर सकता, तो साइज मुझे बड़ा चाहिए होगा, तो मैं 64 यूज करूंगा। मुझे एज एज छोटा सा नंबर है 140। ठीक है, 140 साल का होगा मैक्सिमम। ठीक है, एवरेज एज चल रही है, तो 140 को मैं 64 बिट्स के अंदर तो नहीं सेव करूंगा, मैं 32 वाले में कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइज का फर्क है। ठीक है, मैं एक रो का पकड़ के भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से मैं मैट्रिक्स प्रिंट दिखाते हैं, A3 है। ठीक है, मैं चाहता हूँ, या और सिंपल करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ इस रो का सम चाहिए, या प्रोडक्ट चाहिए, या मैक्स चाहिए, या मिन चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट का भी कर सकता हूँ, उस रो का भी कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे चाहिए इसका प्रोडक्ट, एनपी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या डालूंगा, A1 या A2 डाल सकता हूँ, A2 डाल सकता हूँ, A2 डाल लेते हैं। एक्सिस 0 इस्तेमाल होता है कॉलम के लिए, मतलब एक कॉलम का आ जाएगा। एक्सिस 1 इस्तेमाल होता है इसके लिए, तो उसके लिए 1 से। ठीक है, रोज बाय रोज मेरे पास इसका सम आ गया, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं ना, इसका प्रोडक्ट देखते हैं हम। 1 का मतलब क्या होता है, सारी रोज का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, 0 का मतलब होता है सारे कॉलम्स का आ गया। अब हमें सारे रोज का 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 0 0 0, यहाँ पे आ गया 0। पहली रो का प्रोडक्ट क्या है, 0।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। इसने मुझे रोज का दे दिया। अगर मैं एक्सेस 0 देता तो मुझे कॉलम्स का दे देता। 0 या 159 ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। पर रोज और कॉलम साइज भी ऑपरेशन परफॉर्मेंस उसमें एक्सेस होती है। एक्सेस 0 का मतलब है कि मुझे सारे कॉलम्स के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सेस 1 का मतलब है कि मुझे सारी रोज के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के लिए भी हमारे पास सारी लाइब्रेरी में चीजें मौजूद है। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या होती है, ठीक है, आपको पता है तो बेहतरीन है, हम आगे इसका टच भी देंगे थोड़ा सा। तो ये इसके लिए भी सारे फंक्शंस मौजूद हैं। डॉट करके एनपी डॉट डॉट किया, और एक्सिस, एक्सिस का वही कॉन्सेप्ट है कि आपको रोज के सारा चाहिए, कॉलम्स का सारा चाहिए, ठीक है। अगेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, ये भी तो भी होना चाहिए, यूज ही नहीं करेंगे अपने जर्नी के, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कर सकते हैं, एनपी डॉट साइन। फिर जिस हर एक के ऊपर करने होंगे वो हर बस देने होंगे। डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, एनपी डॉट डॉट, मैट्रिक्स दे दिए दोनों, लेकिन डॉट प्रोडक्ट की शर्त वही होनी चाहिए, ठीक है। शर्त क्या होनी चाहिए, रोज रो 1, ठीक है, एक्स कॉलम 1 कॉमा कॉलम रो 2, इसके अंदर शर्त यही होनी चाहिए कि कॉलम 1 मस्ट बी इक्वल टू रो 2, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट, वरना हम नहीं कर सकते। ये हमने सिंपल मैथ का रूल पढ़ा था, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, देखिए दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। लॉग्स भी ले सकते हैं, एक्सपोनेंट्स भी ले सकते हैं उसी तरह डॉट करके, राउंड फ्लोर्स भी ले सकते हैं उसी तरह ही करके, ठीक है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हम अभी बढ़ते हैं, तो यही मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फैंसी स्लाइसिंग भी बढ़ते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। तो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हमें बढ़ते हैं कि इसी के ऊपर टाइम लगाने की जरूरत है कि हमें अगर पड़ेगी। स्लाइसिंग, ठीक है। आइट्रेटिंग, वही लूप्स लगा सकते हैं इसके ऊपर। A1 है, 4i इन A1, उसके सारे एलिमेंट्स को दे देगा। लूप पता नहीं करता है, लूप ना हर एलिमेंट को उठाता है। 1D अरे है अगेन, हर जो लोकेशन अगेन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो आपको नंबर मतलब कि कहते हैं ना इजी। अगर 1D अरे, लूप क्या करेगा, इसके हर इंडेक्स को आइटरेट करना स्टार्ट करेगा। हर इंडेक्स को किस तरह, पहले इंडेक्स पे जाएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, इंडेक्स को आइटरेट करना शुरू करेगा। लेकिन 2D अरे के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 2D अरे के ऊपर तो पूरी 1D अरे पड़ी हुई है, हमने देखा था। 2D अरे की हर इंडेक्स के ऊपर 1D अरे पड़ी हुई है, तो ये क्या करेगा, हर इंडेक्स के ऊपर 1D अरे को प्रिंट कर देगा। 3D अरे के ऊपर क्या है, हर इंडेक्स के ऊपर 2D अरे पड़ी हुई है ना, तो ये क्या करेगा, लूप, लूप का मकसद क्या होता है कि हर इंडेक्स को प्रिंट करते हैं जो उसके इंडेक्स में 0 होगा। अगर मुझे इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन हर एलिमेंट के, मतलब कि मुझे चाहिए 0B, 1B, 2B, 3B, 4B, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मुझे डायमेंशन अगर आइटरेट करना है, तो ये इसके लिए फंक्शन भी मौजूद है, एन आइटरेटर, एन डी आइटरेटर। ये क्या करेगा, एन डायमेंशन को पहले वन डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको ऊपर आइटरेट कर देगा। ये देखो, वन डायमेंशन में कन्वर्ट किया और उसके ऊपर आइटरेट कर दिया। आइटरेट का मकसद ये होता है कि हम आगे अगर लूप चलाना हो ना, मुझे अरे लूप्स का हम आगे यूज पता है कर रहे हैं, लूप्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अरे इसके ऊपर अगर हमें लूप्स लगाना हो ना, तो हम इस लूप चला सकते हैं, ठीक है। लूप किस तरह चलेगा, लूप हर इंडेक्स के ऊपर चलते हैं ना, हमने देखा था, हम लिस्ट के ऊपर लूप चला रहे थे, आई इन और रेंज के अंदर भी चला रहे थे, तो लिस्ट के अंदर भी चला रहे थे, तो उसके हर इंडेक्स के ऊपर चलता है ना। 1D अरे के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एलिमेंट्स पड़े हुए। 2D अरे के ऊपर पूरी पूरी 1D अरे पड़ी हुई है, तो 1D अरे को प्रिंट करते हैं। अगर मुझे हर एलिमेंट चाहिए ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन, हर एलिमेंट चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन, तो मैं उसको पहले 1D पे कन्वर्ट करूंगा, फिर प्रिंट करा दूंगा। उसके लिए फंक्शन मौजूद है, एनडी आइटरेटर, ठीक है। रीशेप का हमने अभी पढ़ा और ये हम बहुत यूज करने होंगे, ठीक है। रीशेपिंग तो हम मतलब कि आप अंदाजा लगा लें कि हम सबसे ज्यादा रीशेपिंग यूज करें, ठीक है, क्योंकि मैं
मेरे लिए तो आसानी है ना, ठीक है। np डॉट अरे, मुझे अगर 4 बाय 4 का बनाना है तो मेरे लिए तो बड़ा बड़ा आदाब हो जाएगा इसको बनाना, ठीक है। मैं पहले सोचूंगा कि मुझे कितने ब्रैकेट्स लगाने हैं इधर, ठीक है। और 4 ब्रैकेट्स लगाने हैं, किस तरह मैं इसको अरेंज करूँ, ठीक है, किस तरह मैं अरे बनाऊँ। रीशेप करना, रीशेप भी हर बंदा ये रीशेप यूज करता है। रीशेप का मतलब ये होता है कि भाई मैं इतने की रेंज में बनाऊँ मेरे लिए एलिमेंट, रीशेप कर, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स, कॉलम्स को रोज। और ट्रांसपोज हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए साइंटिस्ट ने देखा कि लोग ट्रांसपोज से बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने ट्रांसपोज का एक और नाम रख दिया टी। ये दोनों फंक्शन एक ही काम करते हैं, क्योंकि हम ट्रांसपोज बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो हमें ट्रांसपोज ट्रांसपोज बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो कॉमर्स थोड़े लेजी होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ टी भी रख दी, ठीक है। रेवल क्या करता है, रेवल वही काम करता है कि एन डायमेंशन को वन डायमेंशन में करता है। एनडी आइट्रेटर और रेवल में फर्क ये है, एनडी आइट्रेटर क्या करता है, वन डी में कन्वर्ट करता है, फिर लूप में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, कन्वर्ट करेगा फिर उसको पर लूप चला देगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है फॉर द लूप्स। और रेवल फंक्शन क्या करेगा, एनडी अरे को वन डी अरे में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। स्टैकिंग क्या होता है, और स्प्लिटिंग, स्टैकिंग और स्प्लिटिंग क्या होता है। स्टैकिंग और स्प्लिटिंग हम आज पढ़ेंगे। फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कल हम ब्रॉडकास्टिंग और स्लाइसिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको दिल लगा के सुकून से पढ़ेंगे टाइम, ठीक है। नंपाई के अंदर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ही ज्यादा, ब्रॉडकास्टिंग के और इसके स्लाइसिंग के, जो बच्चों को यूज के। बाकी नंपाई आपने देखा, टू बी ऑनेस्ट, जेन्युइन ओपिनियन देकर नंपाई आपको इजी लगी है कि नहीं लगी। इजी लग रही है कि मुश्किल है। क्लासेस का कॉन्सेप्ट बताओ, फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताओ, तो ये सब कुछ दिया है नंपाई ने, बस आप डॉट करके क्लासेस को एक्सेस करना है, बस क्लासेस का फंक्शन बताओ क्या है, ठीक है। स्टैकिंग का और स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बस आप। स्टैकिंग स्टैकिंग क्या करती है, दो टाइप की स्टैकिंग होती है, दो टाइप की स्प्लिटिंग होती है, पढ़ लेते हैं। और स्टैकिंग के लिए ना साइज का होना जरूरी है। स्टैकिंग करते हैं पहले, लेट्स से मेरे पास ये है, दो साइज के वेक्टर्स है, मुझे इसको स्टैक करना है। स्टैक का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। दो टाइप्स जोड़ सकता हूँ, या तो मैं हॉरिजॉन्टल जोड़ सकता हूँ इस तरह, या तो वर्टिकल जोड़ सकता हूँ इस तरह। हॉरिजॉन्टल जोड़ा तो मेरा ये बन गया, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ द पर्पस हम इस तरह कर सकते हैं, पहले इसको चेंज कर, ठीक है। सो डू दैट। अब मेरी जो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करूंगा इस तरह करके, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, 1 0 2। मैं इस तरह कितने भी मैट्रिक्स को स्टैक कर सकता हूँ, 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, 30 को। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करनी है तो क्या क्या बन, इधर कह रहा हूँ, इतने मर्जी कर सकते हैं। वर्टिकल हम देख लेते हैं, को नीचे से करते हैं और ऊपर से करते हैं। तो इसको, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट हमने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके लिए एक फंक्शन है एच स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक, इतना ही है। A4 और A5 हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या क्या, उसको देख लेते हैं कि इसमें से तेरा स्टैक किया ये है।
A4 और A5 को ब्रेड करके देखते हैं 0 1 इसे स्टैक करते हैं A4 ये स्टैक करते हैं A4 A5 को वर्टिकली स्टैक करते हैं 0 1 ये नीचे स्टैक करते हैं इस तरह ये नीचे लेकर आता है इस तरह लेकर आता है ये 1 0 2 2 लेकर आता है 1 0 2 2 और इस तरह हम जितने मर्जी से स्टैक हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल ठीक है हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग आपने देख ली कि ये इसको यहाँ पे जोड़ दिया वर्टिकल में इसको नीचे लेके आए ठीक है स्प्लिटिंग इसका ऑपोजिट है स्प्लिटिंग में क्या कर रहे होंगे हम स्प्लिटिंग में हम करेंगे स्प्लिट अभी स्टैकिंग के लिए तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि साइज सेम होना चाहिए स्प्लिटिंग का भी बता रहे स्प्लिटिंग क्या होती है मुझे स्प्लिट करना है इनको लेट्स से 1 2 2 को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है हो जाएगा हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हो जाएगा यहाँ से हम कट लगाएंगे ना हॉरिजॉन्टली स्प्लिट होगा इधर अलग हो जाएगा अलग हो जाएगा ठीक है लेकिन मैं इसको कहूंगा कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है ना कर देगा स्क्रीन नहीं शो हो रही अब शो ही नहीं अभी भी नहीं अभी भी नहीं नो हम्म, अब भी जी अब हुई थी ठीक है हमने स्टैकिंग पे तो स्क्रीन शो हो रही थी ना स्टैक जब हमने पढ़ा था जी तब हो रही स्प्लिटिंग को हमने स्प्लिट कर ठीक है हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसको स्प्लिट करना है स्टैकिंग को उल्टा स्टैक में हम इसमें तोड़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्टैक स्प्लिट में क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली तोड़ रहे हैं हॉरिजॉन्टली तोड़ने के लिए मुझे यहाँ से स्प्लिट लगाना पड़ेगा ठीक है तो मैंने यहाँ से स्प्लिट लगाया अब मैं उसको कहूंगा कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है ना लेट्स से ये मैट्रिक्स है या अरे है A1 A1 को 2 हिस्सों में तोड़ दो कहेगा ठीक है जी मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ इसको बीच से तोड़ देगा 1 0 अगर हॉरिजॉन्टली तोड़वा रहा हूँ तो 2 2 कन्वर्ट कर देगा ठीक है लेकिन अगर मैं उससे कहूंगा कि 3 हिस्सों में तोड़ दो तो 3 हिस्सों में टूटी जा सकती है लॉजिकल सी बात है लेकिन नहीं टूटी जा सकती तो वो नहीं तोड़ पाएगा वो उतने हिस्सों में तोड़ पाएगा जितने हिस्सों में लॉजिकली टूट सकती है ये चीज ठीक है अगर मुझे वर्टिकली तोड़वाना है तो वर्टिकली ठीक है इस तरह करके 1 2 तोड़ देगा उसको लेकिन वर्टिकली भी 2 ही कहूंगा तब तोड़ेगा 3 कहूंगा तो नहीं तोड़ सकता तो ये स्प्लिट का मतलब ये है ये तोड़ दो एक है तोड़ दो स्प्लिट का मतलब ये है एक्स स्प्लिट और वी स्प्लिट ठीक है वर्टिकल स्प्लिटिंग क्या करती है वर्टिकली तोड़ देती है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इसके यूज केसेस बता देता हूँ ये हो सकता है कि मैं डाटा सेट उठा रहा हूँ एक वेबसाइट से दूसरा डाटा सेट में उठा रहा हूँ डेटाबेस से दूसरा वेबसाइट में डाटा सेट में उठा रहा हूँ लेट्स से गूगल से कोई मैं उठा रहा हूँ हगिंग फेस से मेरे पास डाटा सेट है 6 7 इतने डाटा सेट से मुझे एक जगह पे मर्ज करना है तो फिर मैं क्या यूज करूँ मर्ज करना है मेरे डाटा सेट मैं क्या यूज करूँ डाटा सेट्स है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मेरे पास डाटा सेट है मर्ज करना है तो मैं क्या यूज करूँ अभी हमें मर्ज करना होता है डिफरेंट डाटा सोर्सेज से मुझे ऐड अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने डाटा सोर्स तो बना लिया क्या मैं सर्वर्स पे डिफरेंट सर्वर्स पे अपलोड करना चाह रहा हूँ कोई भी यूज केस है डाटा सेट को मैं ना
या बैचेस के फॉर्म में भेजना चाह रहा हूँ या स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, या हो सकता है कि मेरे पास लेट्स से पूरे पाकिस्तान का डाटा है, मैं उसको सिटीज वाइज तोड़ना चाह रहा हूँ कि लाहौर का डाटा लेते हो मुझे, इस्लामाबाद का लेते हो मुझे, तोड़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यही चीजें हमने देखनी है। सबके फंक्शंस अवेलेबल है, एक एक चीज का फंक्शन अवेलेबल है नंपाई। नंपाई में जो अगर मुश्किल होती है जो वो ब्रॉडकास्टिंग होती है, क्या आपका उसके हम एडवांस नंपाई कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एडवांस का क्या क्या हो सकता है। तो आज के लेक्चर में किसी को कोई भी सवाल तो पूछ सकते हैं। मैं ना गूगल प्लैब का ना आपको शीट का लेक्चर इसके अंदर मैं कल एडवांस, ठीक है। कोई सवाल हो किसी का? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ठीक है, तो मैं आपके साथ ना ये प्रेप का लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आप इसको देखिएगा और असाइनमेंट भी इंशाल्लाह शेयर। तो आज का सेशन फिर यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी कल हम पैक एडवांस टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम टॉपिक्स की तरफ आ रहे हैं। तो फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह एडवांस टॉपिक्स।